हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष और आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जीएस के साथ साथ मैं आपको साइंस की भी क्लासेस रिकॉर्ड के माध्यम से दे रहा हूं, और जीएस की आपकी डेली सुबह और सॉरी डेली शाम को आपकी क्लासेस चलती हैं 8:15 बजे, और जिसमें मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। और हिस्ट्री पूर्ण रूप से मैंने कवर करा दिया है, चाहे आपका एंशियंट हो, चाहे मॉडर्न हो, या फिर आपका मिडवल हो। और अभी जो स्टार्ट हुई है सीरीज एक स्टार्ट हुई, ज्योग्राफी की स्टार्ट हुई है। और ज्योग्राफी का मैं क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूर्ण रूप से कवर करा रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, उसके बाद विविध वाले कुछ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ ही क्या साइंस का टॉपिक रहने वाला है, दैट इज द वर्क, पावर एंड एनर्जी। और बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा टॉपिक है। और इसके पहले मैंने जो बताया है वो न्यूटन के गति विषयक नियम। क्या बताया है? न्यूटन के गति विषयक नियम। अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर वीडियो को पहले उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आज का जो टॉपिक है ये क्या है भाई? कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य है। आज का टॉपिक क्या है साथी? तो आज का टॉपिक रहने वाला है क्या साथी? कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। कार्य, ऊर्जा और क्या? सामर्थ्य। और सामर्थ्य। तो आज का जो टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी है। क्या है बोला साथी? वर्क, पावर, या वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर वर्क एनर्जी एंड पावर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है। सबसे पहले मुझे समझना है क्या कार्य क्या होता है, आखिर कार्य है क्या। तो सबसे पहला मेरे सामने क्वेश्चन बनता है क्या? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कार्य, यानी कि वर्क। आपको सबसे पहले जो समझने की जरूरत है क्या, वर्क, आखिर कार्य क्या है। तो कार्य के बारे में जब कभी भी आपके मन में ख्याल आता है तो ध्यान से सुनिएगा। एक फोर्स से मैं इसको रिलेट करता हूं। मैंने क्या बोला? जब कभी भी कार्य आपके माइंड में जिक्र आता है तो सबसे पहले आप किससे रिलेट करते हो? बल से रिलेट करते हैं। याद रखिएगा, बल से वो रिलेट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने कहीं पर फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाया है तो साथ में उसका विस्थापन होना जरूरी है। क्या बोला साथी? साथ में उसका क्या होना जरूरी है? तो विस्थापन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और विस्थापन होगा तो ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन के बाद उसमें कुछ कोण वगैरह भी बनेगा। क्या बनेगा? यहां पर कुछ एंगल भी बनेगा, यानी कि क्या, कुछ कोण बनेगा। तो इन तीन चीजों पर क्या करता है आपका कार्य? निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड करता है। पहली बात है फोर्स कैसे लग रहा है, और दूसरी बात है क्या, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, और तीसरी बात क्या है कि उसके बीच का एंगल क्या बनता है। तो अगर इसको मैं डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहूं, आखिर कार्य क्या है, तो कार्य क्या होता है भाई? कार्य किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिससे वस्तु विस्थापित होती है। क्या बोला साथी? किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगाया गया, लगाया गया वह बल, लगाया गया वह बल जिससे, जिससे वस्तु क्या होती है? विस्थापित होती है। जिससे वस्तु क्या होती है साथी? विस्थापित होती है। वस्तु क्या होती है? विस्थापित होती है। उसे उसका क्या कहते हैं? उसे उसका कार्य करते हैं। अब कार्य कैसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो आपका वर्क है, वर्क बराबर फार्मूला होता है क्या, किया गया आपका, सॉरी, लगाया गया बल और साथ में क्या, विस्थापन। यानी कि ध्यान से सुनना, लगाया गया बल और विस्थापन का कौन सा गुणनफल? डॉट गुणनफल। आपको मैंने बताया था जो गुणनफल है ये भी दो प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं मैंने क्या बोला साथी। ये जो गुणनफल है ये भी कितने प्रकार का है साथी? दो प्रकार का है। ध्यान से सुनिएगा, गुणनफल कितने प्रकार का? दो। और ये किसका गुणनफल के बारे में बात कर रहा हूं? तो सदिशों का। किसका? सदिशों का। तो मैंने बताया था सदिशों का दो गुणनफल होता है। एक इसमें क्या होता है साथी? एक इसमें होता है सदिश गुणनफल। क्या बोला? एक इसमें क्या होता है? दो सदिशों का, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का कौन सा? सदिश गुणनफल होता है। और दूसरा जो होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दूसरा क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और अब आपसे पूछेगा क्या? अदिश गुणनफल। अब आपसे इसमें पूछ लेगा ये कि ये बताओ जो आपका कार्य है इन दोनों में से कौन सा है। तो अगर कार्य के बारे में मैं बात करता हूं साथी, तो कार्य के बारे में अगर बात करता हूं तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, या दो सदिशों का अदिश। तो बोलो क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। और इसीलिए ध्यान से सुनना, और इसीलिए जो आपका कार्य है, क्या बोला साथी? इसीलिए कार्य कौन सी राशि हो जाती है? तो ये हो जाती है अदिश राशि।
कौन सी राशि? अदिश राशि हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कार कौन सी राशि हो जाती है साथी? अदिश राशि हो जाती है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक आपके सामने क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुझे समझना है कार्य के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया है, क्या बोला? मान लीजिए एक फोर्स लगाया गया है यफ, और यहाँ से इसका विस्थापन कितना होता है, मान लीजिए यस होता है। इसके बीच का एंगल कितना बनता है? थीटा बनता है। डी थीटा ना मानो, इसे क्या मानोगे भाई? थीटा मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये मैंने क्या बोला, इस पर फोर्स लगाते हैं और ये इसका यस विस्थापन होता है। मान लीजिए कितने कोण से? थीटा कोण से होता है। तो यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा साथी? एफ डॉट एस होगा। और जब इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? एफ डॉट डीएस भी लिख सकते हैं, एफ एस भी लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, डीएस नहीं लिखा है तो आप यस ही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? एक सुंदर सा, बेहतरीन सा, प्यारा सा आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, तो क्या बोला साथी? ये कौन सा है? डॉट गुणनफल है। क्या बोला साथी? ये क्या है? ये आपका डॉट गुणनफल है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कौन सा है? डॉट गुणनफल है। बताओ बात समझ में आई? चलते हैं इसके मात्रक की ओर बढ़ते हैं। तो साथी इसका अगर आपको मात्रक बताना होगा तो मात्रक कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मात्रक लिखता हूं तो मात्रक कैसे लिखेंगे? तो बताओ, फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और यस है तो विस्थापन का क्या होगा? मीटर होगा। तो इसका प्यारा सा मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पढ़ता हूं ये न्यूटन क्या है? यसाई पद्धति का मात्रक है। किसका है? यसाई पद्धति का मात्रक है। अगर आपसे पूछता है कि भाई क्या इसका बताइए सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा, उसको भी बताने वाले हैं। अभी ध्यान से सामने सुनते चलिएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी वीमा निकाल लेता हूं, क्योंकि वीमा के सहारे कई सारे टॉपिक अपने आप कवर हो जाएंगे। और अगर मैं वीमा के संदर्भ में बात करता हूं तो बताओ, बल की बीमा तो पता होगा, मैंने बताया। अगर वीडियो नहीं जाकर देखा है तो प्लीज जाकर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर देखिए। बल की बीमा होती है MLT-2। क्या बोला साथी? MLT-2 होती है। और जो आपका क्या है? विस्थापन है, इसकी बीमा क्या होती है? L होती है। फिर इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं तो साथी क्या होगा? M, और L यहाँ पर एक है, L यहाँ पर एक है, मिलकर कितना? 2। याद रखना, इसे स्क्वायर नहीं बोलना होता है। कभी भी बीमा को स्क्वायर करके नहीं बोला जाता है, हमेशा 2-3 के टर्म में बोला जाता है। ML2 और T-2, ये इसका क्या हो जाता है? प्यारा सा एक इसका डायमेंशन का क्या आ जाता है? फार्मूला आ जाता है। मैंने क्या बोला? ये इसका डायमेंशन का क्या आ जाता है? फार्मूला आ जाता है। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक टॉपिक मैं और लिखने वाला हूं। मैंने बोला इसका यमकेएस पद्धति का मात्रक, किसका? यमकेएस पद्धति का। अगर इसको आपका मात्रक चाहिए तो यमकेएस पद्धति का मात्रक भी आप यहां से लिख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। कैसे? बताओ। यम, यम का मतलब क्या होता है साथी? तो यम का मतलब क्या होता है? किलोग्राम होता है। मैंने जाकर वीडियो देखा, मैंने वीडियो में बताया है जब मैंने आपको बात कर रहा था क्या, वीमा के संदर्भ में। और यल का मतलब क्या होता है साथी? मीटर होता है। पावर 2 है तो पावर 2 लगा देना। और टी का मतलब सेकंड होता है, सेकंड की पावर -2। और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे आप थोड़ा सा इस तरीके से बना लीजिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपको पता है सेकंड है तो नीचे जाएगा स्क्वायर, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा साथी? प्लस बन जाएगा। बताओ बात समझ में आई? तो ये आपके सामने क्या आया साथी? ये इसकी बीमा आ गया। और यहां से एक मात्रक और निकल के आया, क्या है वो? आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ समझ में आया? और अगर मैं बात करता हूं सीजीएस मात्रक के संदर्भ में, किसके संदर्भ भाई? सीजीएस मात्रक के संदर्भ में पढ़ता हूं, सीजीएस। देखिएगा ध्यान से। और ये आपके एग्जाम में आता है भाई, ये एग्जाम में आता है, और यहीं से आपको कंफ्यूजन होता है और धीरे धीरे आप क्या करते हैं? गलत करते चले जाते हो। इतना छोटा सा क्वेश्चन फिर भी गलत कर देते हो। तो अगर मैं सीजीएस मात्रक के बारे में बात करता हूं, देखो एक मात्रक इसका न्यूटन मीटर पढ़ा, और एक क्या पढ़ा आपका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक आपका क्या पढ़ा? इसका एक और मात्रक होता है जूल। इसका एक और मात्रक कौन होता है? यहां पर अगर दिख रहा होगा तो बताइएगा, इसका एक मात्रक जूल भी होता है। ठीक है साथी? अब मैं पढ़ता हूं कि सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक में भी कई सारे मात्रक होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो अगर न्यूटन को आप न्यूटन को सीजीएस मात्रक में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? डाइन हो जाता है। और अगर मीटर को चेंज करते हैं तो साथी क्या हो जाते हैं? सेंटीमीटर। तो एक इसका मात्रक क्या हो गया? डाइन इंटू सेंटीमीटर हो गया है। और दूसरे अगर मात्रक की ओर चलते हैं तो जूल होता है। जूल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या बोला साथी? अर्ग होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर मैं यमकेश पद्धति में इसका, सॉरी सीजीएस पद्धति में यहां से ले आना चाहता हूं तो बोलो क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा साथी? ग्राम हो जाएगा। और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सेकंड अपने रूप में ही
बना रहेगा। बताओ समझ में आया? तो ये मैंने क्या लिखा है साथी, ये मैंने सीजीएस इसका मात्रक लिख दिया है साइड में, इसको अलग से मार्क करते हैं। ये मैंने अभी अभी क्या बताया है साथी, ये आपको मैंने बताया है, ये इसका कौन सा है, सीजीएस मात्रक है। बताओ बात समझ में आई? कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट करके पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ नोट पॉइंट करके पढ़ते हैं। क्या नोट पॉइंट है भाई, ध्यान से सुनिएगा। नोट पॉइंट क्या है कि जो एक जूल है, क्या बोला, एक जूल है वो कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और अगर बात करते हैं एक न्यूटन किसके बराबर होता है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये आपका क्या है साथी, ये आपका दोनों क्या है, ये दोनों आपके सीजीएस मात्रक हैं। क्या बोला, ये दोनों इसके सीजीएस मात्रक हैं और इसका जो सीजीएस एमकेएस पे वैल्यू होता है मैंने आपको बताया है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने फार्मूला और मात्रक से संबंधित बात किया है और एक एक चीज करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है साथी, अभी मैंने क्या बोला है, एमकेएस को एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। किसको भाई, एमकेएस पद्धति को एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। तो क्या बोला, एमकेएस पद्धति में आपने कितने मात्रक पढ़े हैं साथी, एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिएगा। सबसे पहला मात्रक आपने क्या पढ़ा है साथी, जूल पढ़ा है। और दूसरा मात्रक क्या पढ़ा है आपने, क्या, न्यूटन मीटर पढ़ा है। एक बार फिर से लिखते हैं, क्या, न्यूटन मीटर पढ़ा है आपने। और फिर इसका जो तीसरा मात्रक आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किलोग्राम। क्या बोला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति में क्या, सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल जैसे वहां पर लिखो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। बताओ ये बातें समझ में आई? तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पूर्ण रूप से मात्रक की चर्चा किया कि कौन सा किसका मात्रक है। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम चलते हैं कुछ उदाहरण से संबंधित बातें। तो ध्यान से समझते हैं, क्या बोला साथी, इसके कार्य के उदाहरण के बारे में समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं एग्जाम्पल के बारे में, तो क्या है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है। क्या बोला साथी, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और ये क्या है भाई, ये व्यक्ति है और ये जो है आराम से इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है और अपने सर पर क्या लिया है, एक मान लीजिए बोझा लिया है, एक बोझ लिया है अपने सर पर और ये इस तरीके से खड़ा है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये बताइए, ये लगातार ऐसे खड़ा ही रहता है, ठीक है, ये लगातार मान लीजिए कितने घंटे खड़ा रहता है, तो ये मान लीजिए कि 2 घंटे खड़ा रहता है। कितने घंटे भाई, 2 घंटे क्या रहता है, लगातार ये खड़ा रहता है 2 घंटे। मैंने क्या बोला, 2 घंटे ये क्या रहता है, रेस्ट कंडीशन पर है। लेकिन रेस्ट कंडीशन का मतलब ये है कि अपने सर पर बोझा रखे है। तो मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ यहाँ पर जो वर्क डन है वो कितना होगा। क्या बोला साथी, अब आपको बताना है कि जो वर्क डन कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, क्या बताओ इसमें कोई विस्थापन हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ से ये उदाहरण है भाई, यहाँ से समझना क्या, इसका विस्थापन कितना है साथी, तो इसका विस्थापन है 0, इसका विस्थापन कितना है, 0 है। और जब विस्थापन 0 है तो आप बताओ विस्थापन 0 है तो फोर्स भी कुछ अप्लाई होने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि कार्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, विस्थापन। अगर मैं इसको ढकेल रहा हूं दीवार को और ये दीवार इधर से उधर नहीं खिसकी है, वो अपने स्थान पर है, मैं सुबह से शाम तक इस दीवार को ढकेलता रहूं, मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है। तो बताओ ये उदाहरण आपको समझ में आया? चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। अभी अभी मैंने बताया क्या कि मान लीजिए एक दीवार है, मान लीजिए क्या है साथी, एक ये आपका क्या है, दीवार है। एक मैंने क्या मान लीजिए कि ये एक आपका दीवार है और एक व्यक्ति को कुछ करना नहीं था, वो फालतू का इधर उधर काम करना चाहता था। तो वो क्या किया साथी, वो बैठे बैठे अब खड़ा हुआ, उसके बाद सोच रहा है कि अब मैं कुछ नहीं करता हूं, इस दीवार को पकड़कर मैं ढकेलूंगा। क्या बोला, इस दीवार को मैं पकड़कर ढकेलूंगा। और ये क्या करता है, दिन रात इसको ढकेलता रहता है। और ये क्या है, मैंने बोला ये क्या है भाई, दीवार है। ये क्या है आपके सामने, ये दीवार है, ठीक है। अब अगर ये दीवार है, ध्यान से सुनना, इसको ये लगातार ढकेल रहा है और यहां पर इसका विस्थापन कितना होता है, 0। यानी कि दीवार ना तो इधर जाती है ना तो उधर जाती है, ये दीवार अपने स्थान पर रहती है। तो बताओ ये आपका इन्होंने कुछ कार्य किया, तो इसके द्वारा भी किया गया कार्य क्या है साथी, इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या है, 0 है। क्योंकि यहां पर कोई विस्थापन नहीं हुआ। क्या बोला, मैंने क्या बोला साथी कि कोई विस्थापन नहीं हुआ। और जब कोई विस्थापन नहीं हुआ तो क्या होगा, यहां भी क्या हो जाएगा, किया गया कार्य आपका 0 के बराबर हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई? चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। जब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से एक एक टॉपिक को समझते चलना है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम करेगा तो बताइएगा। मैंने क्या बोला साथी, एक एक टॉपिक को समझते चलना है। नहीं आ रहा है तो समझ में एक बार जरूर बता दीजिएगा कमेंट में कि सर थोड़ा इस तरीके से पढ़ाइए, मैं बिल्कुल उसी टर्म में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है साथी, चलिए ध्यान से देखते हैं अब अगले टॉपिक
टॉपिक की ओर। तो अगला आपका जो तीसरा एग्जाम्पल आता है, क्या बोला साथी, तीसरा उदाहरण आता है। पहला उदाहरण क्या है, कोई व्यक्ति बोझा लेकर खड़ा है, और दूसरा मैंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति दीवार को ढकेल रहा है। दोनों कंडीशन में किया गया कार्य क्या है, 0 के बराबर है। चलते हैं अगले टॉपिक और, ध्यान से सुनना और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, क्या बोला साथी, मान लीजिए कि क्या है, कोई एक व्यक्ति है, और ये जो व्यक्ति है ना भाई, ये क्या करता है, एक बोझा लेकर चलता है। ध्यान से सुनना, ये एक सर पे एक बोझ लिया हुआ है। क्या बोला साथी, ये सर पे क्या लिया है, एक बोझ लिया है। चलो कुछ ऊपर बनाओ भाई। ये मान लीजिए क्या है, इस तरीके से एक बोझ लेकर क्या करता है, आगे की ओर क्या करता है, गति करना स्टार्ट करता है। जब ये आगे की ओर गति करना स्टार्ट करता है, तो अब ये सीधे सीधे चलता है, और चलकर यहाँ के बाद, क्या बोला साथी, यहाँ के बाद ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से चलकर कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में चल रहा था भाई, इधर उधर डायरेक्शन में नहीं चला, और उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है। और जब यहाँ पर आ जाता है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताओ इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो अब आपको इसको ध्यान से समझना है। जो व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, जो आपका व्यक्ति पर फोर्स लग रहा था वो F लग रहा था, और जो व्यक्ति आगे को बढ़ रहा था ये आपका विस्थापन था। ठीक है साथी, एक एक बात को मैंने क्या बोला, बहुत ही गौर तरीके से समझते चलना है, नहीं तो भैया प्यारे साथी नहीं समझ में आने वाला है। ये व्यक्ति चल रहा था, ये कौन चल रहा था, व्यक्ति चल रहा था, और उसके बाद ये इसका विस्थापन हो रहा था। तो बता दो जरा जल्दी से, इसके बीच का कोण कितना बन रहा था, 90 अंश बन रहा था। ये तीसरा इसका उदाहरण है। तो यहां से अगर मैं W को निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, F इंटू डॉट S होगा। तो साथ ही मेरे क्या हो जाएगा, F डॉट S cos थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि डॉट वाला हमेशा cos में टूटता है, और क्रॉस वाला साइन में। नहीं देखा है तो जाकर सदिश वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा, F डॉट S cos थीटा। आपको पता है थीटा बराबर कितने अंश है, तो बोलो 90 अंश है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा साथी, F और S cos 90, क्या बोला, cos 90। अब मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताओ cos 90 का मान कितना होता है। तो cos 90 का मान 0 होता है। तो जब cos 90 0 हुआ तो बताओ टोटल वैल्यू कितना आ गया साथी, 0 आ गया। इसका मतलब है कि अभी भी किया गया कार्य क्या है, बताओ शून्य के बराबर है। यानी कि किया गया कार्य क्या है, शून्य के बराबर है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बोझा लेकर चलता है और सीधे सीधे चलकर वो 20 किलोमीटर दूरी पर जाकर पुनः खड़ा हो जाता है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है किया गया कार्य, तो इन दिस कंडीशन किया गया कार्य अभी भी कितना है साथी, 0 ही रहने वाला है, क्योंकि इसके बीच का कोण कितने अंश बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। पहली बात विस्थापन नहीं हुआ, दूसरी बात आपका क्या बोला मैंने कि 90 अंश का कोण बनता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, आपका 0 किया गया कार्य आता है। बताओ बात समझ में आई। एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन समझना है, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं करना है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला चौथा नंबर आपका इसका एग्जाम्पल आता है। अब ध्यान से समझते चलिएगा भाई, इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलेगी यार, कि एक एक चीजों को विधिवत बढ़िया से समझाया जाए। जीएस की क्लासेस 8:15 बजे चलती है, मेरे साथ शाम को जुड़ना बिल्कुल ना भूले। टॉपिक वाइज विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है, किसी भी क्लास के लिए, यूपीपी, एसयूपीएसआई, सीपीओ, या फिर आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, जिसके लिए भी जो है जीएस की इंपॉर्टेंस है, वो सभी के लिए क्लास बहुत ही मजेदार रहती है। तो आप मेरे साथ डेली 8:15 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूले। चलते हैं ध्यान से, अगर मैं और आज के टॉपिक को और बढ़ते हैं, तो साथी क्या करते हैं, अब फिर से व्यक्ति बोझा लेकर ही चलेगा, लेकिन अब उसका चलने का मॉडल कुछ और होगा। मान लीजिए कि चलो कोई स्थान है, मान लीजिए दौड़ता है कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए क्या करता है साथी, ये अब दौड़ लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, और जब दौड़ लगाता है, यहां से दौड़ते 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 ये यहां पर आता है। क्या बोला, यहां पर दौड़ते दौड़ते आता है, और जब यहां पर दौड़ते दौड़ते आता है और पुनः क्या करता है, पुनः दौड़कर वापस जाता है। मैंने क्या बोला, पुनः दौड़कर क्या जाता है, वापस जाता है। एक बार इधर गया और एक बार इधर आया, और जहां से स्टार्ट किया था, मान लीजिए ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी था, तो जैसे ए से बी गया वैसे बी से ए आया। यानी कि इसका मतलब ये है, पहले ए से बी जाता है और पुनः बी से कहां आता है, ए आता है। और इन दिस कंडीशन मैं आपसे अब पूछूंगा कि अब बताओ इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो अगर बात करते हैं इसके द्वारा कार्य, ये आपको फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, मैं 10 किलोमीटर दौड़ के जाता हूं और पुनः उतने ही मीटर वापस आ जाता हूं, उतने ही किलोमीटर, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य अभी क्या होगा, शून्य होगा। अब आपका दिमाग फिर खराब होगा कि सर बताइए, आपको एक ही बात
मिनट लगाए बैठे हैं शून्य। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो विस्थापन है ना वो कितना है साथी, जीरो है। और जब विस्थापन जीरो है तो कार्य भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि जितनी दूर इधर से इधर गया पुनः उतनी दूर उधर से उधर चला जाता है। तो बताओ किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई। तो ये आपका क्या था, चौथा नंबर टॉपिक था। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। जब अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं तो अगला एग्जांपल आपका 5वां नंबर एग्जांपल आता है। एक एक एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते चलना है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर वीडियो को जरूर देखना है, पुनः रिपीट करना है, समझ में भरपूर आएगा। ठीक है साथी, चलते हैं अगले टॉपिक को। तो अगला क्या है भाई, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल चलो, मैंने क्या बोला, मान लीजिए कि एक फोर्स अप्लाई इस तरीके से होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई होता है और ये फोर्स एफ है और इसका विस्थापन यहाँ पर क्या होता है, यस होता है। और इसके बीच का जो कोण बनता है साथी, कितना बनता है, 45 अंश का बनता है। अब आपको यहां पर क्या करना है साथी, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, W का मान निकालना है। तो बहुत प्यारे साथी, आपको पता है क्या, F डॉट एस होता है। और F डॉट एस को अगर मैं तोड़ूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा, यहां से एक लाइन और लिखेंगे, क्या होगा, एफ यस सॉरी मल्टीप्लाई में, ठीक है, एफ यस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो बताओ थीटा बराबर कितना लिखना है, तो थीटा बराबर आपको लिखना है क्या साथी, मैंने बोला एफ एस कॉस 45 लिखना है। क्या लिखना है, cos 45 लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे साथी, cos 45 लिखेंगे। अब बताओ cos 45 अंश का मान तो सबको बेहतरीन तरीके से पता होगा। cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है क्या, एफ एस और अपान में क्या आती है, √2 आती है। ये इसकी क्या हो जाएगी साथी, वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका क्या आया, किया गया कार्य आया। और ये मेरे सामने क्या था साथी, ये मेरे सामने क्या था, एक छोटा सा प्यारा सा बेहतरीन सा सुंदर सा डायग्राम था। चलो इसी में केस नंबर अगला पढ़ते हैं। जब अगले केस की ओर बढ़ते हैं तो अगले केस को ध्यान से समझिएगा। ये आपका मान लीजिए छठा नंबर है। मान लीजिए कि कोई फोर्स इस तरीके से लगाता है और ये यफ लगता है, और मान लीजिए कि विस्थापन यहाँ पर यस होता है। अब इसके बीच के कोण को थोड़ा बदलना है भाई, इसके बीच के कोण को क्या करना है, बदलना है। मान लीजिए इसके बीच का कोण, यहीं पर फोर्स भी लगता है, क्या बोला साथी, यहीं पर फोर्स भी अप्लाई होता है। यानी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है। तो बताओ थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर 0 अंश होगा। ध्यान से समझना है, एक एक केस को विद बारीकी स्टडी करना है। तो अब बताओ अगर W इक्वल निकालना है तो क्या होगा, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस एक लाइन और बढ़ा के लिखेंगे तो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। और मेरे प्यारे साथी ये बताओ थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर कितना है साथी, cos 0 अंश। और दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि cos 0 अंश का मान कितना होता है प्यारे साथी, cos 0 अंश का मान 1 होता है। और इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ डॉट एस आती है। क्या आती है, एफ डॉट एस आती है। और याद करिएगा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या बोला साथी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे ज्यादा, क्योंकि cos 0 अंश का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। cos 0 अंश का मान क्या होता है साथी, मैक्सिमम होता है, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 के बराबर है। और एक जो मान होता है ये आपका क्या होता है, अधिकतम मान होता है। किसी भी कोण के लिए एक मान अधिकतम होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, W मैक्सिमम आ जाएगा। तो कभी कभार पूछ लेता है कि W मैक्सिमम किस कंडीशन पर होगा, तो अब तो किया गया कार्य क्या होगा इस कंडीशन पर, तो किया गया कार्य क्या होगा साथी, धनात्मक होगा। मैंने क्या बोला साथी, किया गया कार्य आपका क्या रहने वाला है, तो किया गया कार्य आपका धनात्मक रहने वाला है। बताओ ये बात समझ में आया, इतना बात क्लियर हुआ। चलते हैं अगले टॉपिक को और इसी में एक केस और स्टडी करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है हर बार, और उस टॉपिक को विथ बारीक से समझेंगे। क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। कौन सा नंबर था यार, ये छठा नंबर था। सातवां नंबर इसका उदाहरण समझते हैं। तो सातवां नंबर, जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, कि मान लीजिए एक फोर्स अप्लाई होता है और ये फोर्स जो है, मान लीजिए विस्थापन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये विस्थापन है, एक लाइन मिटा के लिखते हैं फिर से, ये विस्थापन है। और इधर क्या होता है साथी, फोर्स इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल फोर्स एकदम सेम डायरेक्शन में, इधर उधर नहीं है। याद रखना, वो मैंने ऊपर नीचे करके बनाया है लेकिन दोनों वही डायरेक्शन है। इस पर इतना क्या फोर्स अप्लाई होता है। और इन दिस, चलो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, नहीं आपका दिमाग थोड़ा खराब हो जाएगा, सर की वही बात है, ठीक है। चलो तो इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि बढ़िया तरीके से आप समझ पाए। ये क्या है भाई,
ये इधर आपका फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि जो इसके बीच का कोण बनता है वो कितना बनेगा साथी, तो थीटा बराबर 180 अंश बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा में, क्या बोलते हैं साथी, इसको विपरीत दिशा में बोलते हैं। जब विपरीत दिशा में रहेगा, इसके पहले वाले जो छठा नंबर था, इसमें क्या था साथी, तो इसमें समांतर था। इसका मतलब क्या है साथी, इसका मतलब है समांतर है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आपका 45, इसके पहले वाले का मतलब क्या था, लंबवत था। इसमें क्या था आपका, थीटा बराबर का 90 है तो क्या होगा, लंबवत होगा। यहां पर क्या था, लंबवत था। यहां पर क्या है, लंबवत। इसको क्या बोले हैं साथी, लंबवत बोलते हैं। बताओ समझ में आया। हाँ, तो क्या है भाई, अब यहां पर अगर थीटा बराबर 180 अंश बन रहा है, तब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F डॉट यस हो जाएगा साथी। और बहुत ध्यान से समझते चलना है, एफ एस कॉस आपका कितने अंश हो जाएगा, 180। और मेरे प्यारे साथी 180 अंश का मान आपको पता होगा। चलता हूं इसको सॉल्व करता हूं, तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 अंश का मान क्या होता है प्यारे साथी, -1 होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस। और बहुत अच्छी वैल्यू, यहाँ एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है, ये आपके सामने क्या है, यफ और यस, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किया गया कार्य मिनिमम कब होता है, जब कार्य, जब इसके बीच का कोण, क्या, जब इसके बीच का कोण आप क्या रखते हो, थीटा बराबर 180 अंश रखते हो। तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, डब्ल्यू मिनिमम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथी, मैंने क्या बोला, डब्ल्यू मिनिमम प्राप्त होता है जब आप क्या करते हो, थीटा बराबर 180 अंश रखते हो। और फिर यहां से आपका टॉपिक ये तो समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या था, तीसरा केस था। और इस कंडीशन पर आपका क्या था, मिनिमम प्राप्त हुआ था। मुझे आशा है कि अब किए गए कार्य के बारे में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि थीटा बराबर जब आपने 0 अंश रखा था, जब आपने थीटा बराबर कितना रखा था, 90 अंश रखा था, जब आपने थीटा बराबर कितना रखा था, 180 अंश रखा था, जब आपने थीटा बराबर 0 अंश रखा था, तो जो डब्ल्यू का मान आया था वो क्या आया था, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो डब्ल्यू बराबर एफ यस आया था। क्या आया था साथी, एफ यस आया था। और जब आपने क्या रखा था, 19 से रखा था, तो W का मान क्या आया था, 0 आया था। जब आपने cos 180 मान रखा तो क्या आया, बोलो, माइनस में FS आया है। अब यहां से एक चीज को नोट करना, क्या, कि जब आपका FS आपका माइनस में आया था, तो ये क्या था साथी, मिनिमम था। और जब आपका ये आपका इतना आया था, FS केवल आया था, 0 से रखा था, तो ये क्या था, इसका मैक्सिमम वैल्यू था। बताओ समझ में आया। तो ये आपके सामने क्या था, प्यारा सा टॉपिक है, जिसमें मैंने कई सारे केस स्टडी किया, ठीक है। ये आपका पहला नंबर केस था, और ये आपका क्या था, दूसरा नंबर केस था। ये आपका दूसरा नंबर, और ये आपका तीसरा नंबर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, 180 का मतलब है क्या, विपरीत दिशा में। 180 का मतलब क्या है, विपरीत दिशा में। और ये क्या है भाई, इसका थीटा बराबर 0 रहेगा, तो इसका मतलब समांतर। और इसका मतलब क्या है, लंबवत। इसका मतलब क्या बोला साथी, लंबवत। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। चलते हैं, तो ये आपका प्यारा सा टॉपिक वर्क डन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार ध्यान से पूरा टॉपिक फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मेरे सामने क्या पता, सबसे पहले मैंने कार्य ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में बताया था। किया गया कार्य क्या होता है, बल विस्थापन कोण की जरूरत होती है, किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसमें वस्तु विस्थापित हो जाती है। गुणनफल दो तरीके से थे, ये अदिश गुणनफल था। फिर उसके बाद मैंने चर्चा किया फार्मूला, तो एफ डॉट डी एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर इसके मात्रक की बात किया, एम के एस में 3 मात्रक, सीजीएस में 3 मात्रक। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये मैंने आपको बताया क्या साथी, कि इसमें क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। और इसके फिर मैंने क्या किया, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल इसके मैंने समझने का प्रयास किया, ठीक है साथी। तो मुझे आशा है कि अभी कार्य के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम चलते हैं ऊर्जा पर। किस पर चलते हैं साथी, ऊर्जा पर चलते हैं। तो आज का अभी जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है साथी, एनर्जी, ऊर्जा। तो अब ऊर्जा क्या है, अगर एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा तो मैं 2 वीडियो करके बना दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार पढ़िए, इस विधिवत तरीके से पढ़िए कि दोबारा इसको पढ़ने की कभी एसएससी वगैरह में जरूरत ना पड़े, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बार इस तरीके से मन लगाकर पढ़िए कि दोबारा अब कभी इसकी जरूरत ना पड़े। बेहतरीन तरीके से पढ़िए, लेकिन एक ही बार पढ़िए, ठीक है। मैं भगा भगा कर पढ़ा दूंगा, उसके बाद चीजों को कवर नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा। हर एक चीज को कवर करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, समझ में आ रहा है। आपको अपना एग्जाम निकालना है, यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर दे, पता लगा एक रत्ती का भी ना समझ में आए। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप होल्ड पे रखिएगा।
फिर से शुरुआत करते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला आपके सामने? ऊर्जा। चलिए ऊर्जा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ऊर्जा के बारे में बात करता हूँ तो ऊर्जा क्या होता है? किसी के कार्य करने की क्षमता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिएगा। मैंने क्या बोला? एक एक टॉपिक को विथ एक्सप्लेन समझते चलिएगा। ऊर्जा का मतलब क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। अच्छा, कार्य करने की क्षमता का मतलब है क्या वो कार्य समय के साथ कर रहा है क्या? नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो आपका कार्य और ऊर्जा में अंतर होता है, या फिर मैं आपसे बोलूं शक्ति और ऊर्जा में क्या अंतर है, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक शायद बहुत कम आप लोगों को समझाते होंगे कि एक शक्ति है, दूसरा क्या है? ऊर्जा है। अभी इसके बाद शक्ति का वाला टॉपिक भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है? कार्य करने की क्षमता से है। ये क्या है? कार्य करने की क्षमता। जैसे मैंने बोला, आपके अंदर आईएएस बनने की क्षमता है। आप चाहो तो पढ़ाई करके आईएएस बन सकते हो, लेकिन अभी आप आईएएस नहीं बने हो। लेकिन पावर किस दिन होगी? जिस दिन वो क्षमता को आप क्या कर दोगे? पूर्ण कर लोगे। यानी कि क्षमता को आप क्या कर दोगे? उस क्षमता तो है, क्षमता को आपने क्या कर दिया है? पूर्ण करके दिखा दिया है। क्षमता समय के साथ, किसके साथ भाई? समय के साथ कार्य में बदल जाए। समय के साथ कार्य में बदल जाए, यानी कि इसका मतलब है आपके अंदर क्षमता है आईएएस बनने की। आईएएस बनने की क्या है? क्षमता है। और आईएएस बनने की क्षमता का मतलब है अभी आईएएस नहीं बने हो, लेकिन पावर का मतलब क्या है कि आप आईएएस बन चुके हो। आप क्या बन चुके हो? आईएएस बन चुके हो। इसके बीच का दोनों का बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, जो मैंने यहां पर बताया है साथी। शक्ति और कार्य के बीच का ये डिफरेंस है। बताओ समझ में आया? ऊर्जा और शक्ति के बीच का ये डिफरेंस है। तो अभी मैं बात कर रहा था ऊर्जा, यानी कि कार्य करने की क्षमता की ऊर्जा है, यानी कि आपके अंदर आईएएस बनने की क्षमता है, यही आपकी एनर्जी है। लेकिन वो शक्ति में कब बदलेगा? जिस दिन आप आईएएस बन के दिखा देंगे, उस दिन वो पावर में बदल जाएगा। बताओ समझ में आया? दोनों में माइनर डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्य के बारे में और कुछ चीजें लिखे तो भाई ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि होती है। अब ये जो ऊर्जा होती है ना, ये कई रूपों में ऊर्जा क्या होती है? विभक्त होती है। मैंने क्या बोला साथी? ये कई रूपों में क्या होती है? ऊर्जा विभक्त होती है। और इसका भी मात्रक क्या होता है साथी? इसका भी अगर मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। मात्रक क्या है? जूल है। आपको पता है ये आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक है। और दूसरा अगर सीजीएस पद्धति में बात करते हैं, किसमें? सीजीएस पद्धति में, तो जैसे उसमें आपने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से इसमें, यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं रहने वाला है। वही चीजें बार बार दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका जो आपका क्या होता है? मात्रक होता है, जूल होता है, या फिर क्या होता है? अर्ग होता है। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? चलते अब कुछ आपके ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया ऊर्जा कई प्रकार की होती है, और इसी में एक ऊर्जा है जिस ऊर्जा का नाम क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा साथी? मैंने क्या बोला? एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का नाम क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि मास एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मास एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब मेरी मास एनर्जी क्या है? मास एनर्जी का मतलब है किसी पदार्थ में, ध्यान से सुना, किसी पदार्थ में जो ऊर्जा निहित होती है वो उसकी क्या होती है? मास एनर्जी होती है। और इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सर्वप्रथम इसको बताए थे आपके प्यारे से साइंटिस्ट आइंस्टीन ने। किसने भाई? आइंस्टीन ने। और दुनिया का सबसे दिमागदार वैज्ञानिक इन्हीं को बोला जाता है। आइंस्टीन ने क्या बताया था? इस बात को बहुत गौर तरीके से समझिएगा। आइंस्टीन ने जो बताया था इसी को क्या बोला जाता है? इसी को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो आपका है सापेक्षता का सिद्धांत, कभी कभार इसे ही क्या बोला जाता है? ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या बोला साथी? इसी को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अब आपके मन में जस्ट ख्याल आया होगा, सर वो समीकरण कौन है ये भी तो बता दो। मैंने क्या बोला? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और वो समीकरण क्या है? अब समीकरण को हम पढ़ते हैं। तो समीकरण क्या है साथी? आप सभी ने सीखा होगा क्या? इक्वल क्या होता है? एमसी स्क्वायर। और ये बहुत ही प्यारा सा क्या है? समीकरण है। फिर से सुनना, क्या है? इक्वल एम सी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर एम क्या है साथी? और अगर मैं एम के बारे में पढ़ता हूं तो बोलो एम क्या है? तो एम का मतलब है साथी द्रव्यमान। एम का मतलब क्या है साथी? द्रव्यमान है। और सी का मतलब क्या है? प्रकाश की चाल। क्या बोला? प्रकाश की चाल। सी का मतलब क्या है? प्रकाश की चाल। दुनिया को पता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है?
3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या बोला? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। निश्चित रूप से आपको भी ये बात पता होगी। तो ये क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। याद रखना, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन का था और आइंस्टीन का एक प्रकाश वैद्युत समीकरण भी था। आइंस्टीन का एक प्रकाश वैद्युत समीकरण भी था और प्रकाश वैद्युत समीकरण पे इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन ये है आपका क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है साथी। तो ये क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और ऊर्जा है तो मैंने अभी बताया था, इसका मात्रक सब कुछ वही होगा जैसे आपने पहले पढ़ा था। अब जो यांत्रिक ऊर्जा है इसके बारे में अगर मैं पढ़ता हूं, किसके बारे में साथी? यांत्रिक ऊर्जा के संदर्भ में पढ़ता हूं। हाँ, क्या बोला? यांत्रिक ऊर्जा। अब आपके माइंड में आएगा कि आखिर यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जिसे आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो ये मुख्यतः दो रूपों में डिवाइड होती है। कितने रूपों में भाई? ये मुख्यतः दो रूपों में डिवाइड होती है। इसमें जो पहला होता है आपकी कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ध्यान से सुनना, पहली कौन सी ऊर्जा है? तो पहली आपकी कौन सी है साथी? गतिज ऊर्जा है। और दूसरी कौन सी ऊर्जा होती है? तो दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या बोला साथी? दूसरी आपकी कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा है। इसके बारे में यहीं पर लिख लेते हैं हम ध्यान से कि आखिर गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो अगर मैं बात करता हूं गतिज ऊर्जा, तो इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ यम वी स्क्वायर। क्या बोला साथी? इसका फार्मूला होता है हाफ यम वी स्क्वायर। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो साथी इसको के से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी कि मान लीजिए कोई पिंड है यम और उसका द्रव्यमान वी है, तो वहां से फार्मूला आपका निकल के क्या आता है? के बराबर हाफ यम वी स्क्वायर आता है। क्या आता है साथी? के बराबर आपका आता है हाफ यम वी स्क्वायर, इसका फार्मूला आता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका प्यारा सा फार्मूला होता है यू इक्वल क्या? एम जी एच। क्या बोला साथी? यू इक्वल एम जी एच। इसका क्या हो जाता है? सुंदर सा, बेहतरीन सा, ये इसका फार्मूला हो जाता है। दोनों का मात्रक वही होगा जो मैंने अभी बताया था। तो दोनों का मात्रक क्या रहने वाला है? दोनों का मात्रक रहने वाला है यानी कि जूल वगैरह रहना है, ठीक है भाई। तो ये क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा समीकरण को मैं थोड़ा सा इसमें इधर उधर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? गतिज ऊर्जा को मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा परिवर्तन करने से मुझे एक प्यारा सा समीकरण मिल जाए। अब क्या है भाई? के इक्वल है आपके सामने हाफ यम वी स्क्वायर। मेरा जी नहीं माना तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? इस यम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलोगे जी क्यों नहीं मान रहा? नहीं मान रहा भाई, मर्जी मेरी है, मेरा दिल है? तो चलिए, अब अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, मेरा दिल तेरा दिल। चलिए, क्या है भाई? m इंटू यम का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथी? यम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा और मेरे प्यारे साथी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 2m हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आई? अब मुझे एक चीज याद आ रहा है यार, कहीं कहीं आपने तो पढ़ा है ये बात कि जो भैया, ध्यान से सुनना, जो p इक्वल फार्मूला होता है यम इंटू वी, अभी मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी टॉपिक को। तो बताओ p इक्वल क्या है? यम इंटू वी। तो मेरे प्यारे साथी क्या करना है? इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करो। तो बताओ p इक्वल यम इंटू वी है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा? 2m आ जाएगा। तो ये जो आपका फार्मूला आया है, क्या बोला साथी? ये जो आपका फार्मूला आया है, ये गतिज ऊर्जा, क्या बोला साथी? ये किसके बीच है? गतिज ऊर्जा और संवेग। क्या बोला? गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है। संवेग के बीच का क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है। मुझे आशा है कि ये फार्मूला बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा आपके सामने फार्मूला आया है और मुझे आशा है कि इस फार्मूले को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपके सामने फार्मूला। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे। तो बताओ, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की कहानी समझ में आया कि नहीं है? जब कोई पिंड गति की अवस्था में रहता है तो जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जब वो स्थिति यानी कि स्थिर अवस्था में रहता है तो जो उसमें ऊर्जा रहती है उसे क्या बोलते हैं साथी? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी इसमें टॉपिक एक और कवर आना है मुझे, क्या संवेग बताना है, आवेग बताना है
और फिर शक्ति बताना है। इसको मैं अगले वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। हो सकता है अगला आधे घंटे का वीडियो बने, या फिर हो सकता है उसी 1 घंटे के वीडियो में आपको कुछ ये टॉपिक बताकर मैं तुरंत पीवाईक्यू कराना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर। तो आशा है कि बात बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी। चलते हैं ऊर्जा के बारे में कुछ और टॉपिक समझते हैं भाई। ऊर्जा के बारे में एक टॉपिक और समझते हैं। जाते जाते एक बात देख लीजिएगा कि ऊर्जा के बारे में एक टेबल मैंने यहाँ पर रखा है, और इस टेबल में ये आपको समझाना है क्या, ये आपको समझना है कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अगर आपके सामने बात करते हैं विद्युत सेल, तो विद्युत सेल का एक कोड होता है रवि, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से सुनना, क्या बोला, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो आपका विद्युत सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो लाउड स्पीकर होता है ना, ये जब बिजली से चलता है तो यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और जो माइक्रोफोन होता है मेरे प्यारे साथी, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें उल्टा कर देता है, यानी कि विद्युत को ध्वनि में कौन करता है, लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन जस्ट उसी का विपरीत करता है। जो डायनमो है या फिर जनरेटर जिसे आप बोलते हो, ये यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जबकि मोटर जो होता है क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो बल्ब है ना भाई, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा में, यहाँ पर अगर बल्ब जल रहा है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, हीट और किसमें, लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और अगर मैं बात करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो भाई प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल इसी का जस्ट विपरीत। और वाद्य यंत्र होता है, जो वाद्य यंत्र होता है जैसे तबला वादक वगैरह हो गया, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लास्ट आपका बारिश के मौसम में तो भाई क्या, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। स्थितिज ऊर्जा का मतलब बारिश की बूंदें वहां पर है, और जब गिरने लगती हैं तो गति की अवस्था में होती हैं। आशा है कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास मुझे यहीं पर क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। इसके बाद अभी कहीं जाना होगा। तो अभी जो टॉपिक इसमें बचा है, एक अभी इसका लेक्चर और होगा आधे घंटे का, उसमें आपका संवेग, आवेग और क्या है भाई, शक्ति के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आशा है आप बहुत बेहतर होंगे, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, आप कमेंट में जरूर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे मुझे एक हौसला मिलेगा और आपके साथ डेडिकेटेड होकर वीडियो बनाने का एक मौका मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या बताओ आपके लिए हेल्पफुल है। और निश्चित रूप से आशा है कि हेल्पफुल रहने वाली है। वो एसएससी का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम है जहां पर क्या है, साइंस की इंपॉर्टेंस है, वो सभी के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा रहने वाली इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करिए। हमें दीजिएगा इजाजत। आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।